सैम ने बिन से प्रबंधन पर 15 मिनट का पाठ पढ़ाने के लिए कहा, जिस पर बिन ने सोचा कि उन्होंने प्रबंधन पर 300 पन्नों की किताब लिखी है, इसलिए इसे संक्षेप में बताना मुश्किल होगा। उन्होंने एक प्रबंधन सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया, जो सीईओ द्वारा सबसे अधिक गलत समझा जाता है। ये सिद्धांत यह है कि जब आप महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे होते हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि यह निर्णय सभी दृष्टिकोणों से कैसे देखा जाएगा, न कि केवल अपने या उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से जिसके साथ आप बात कर रहे हैं। आपको कंपनी के दृष्टिकोण से निर्णय को देखना होगा, जिससे सभी कर्मचारियों की राय को ध्यान में रखा जा सके। यह एक कठिन कार्य है, खासकर जब आप दबाव में होते हैं। बिन ने 4 मामलों पर चर्चा करने की योजना बनाई, जिसमें पहले डिमोशन और फिर रेस पर बात की जाएगी। उन्होंने एक वास्तविक स्थिति का उदाहरण दिया, जिसमें एक सीईओ को यह तय करना था कि एक कार्यकारी को डिमोट करना है या निकालना है। कार्यकारी मेहनती था, लेकिन उसके पास आवश्यक ज्ञान और कौशल की कमी थी। सीईओ के लिए ये कठिन था कि वह उसे निकाल दे, क्योंकि वह बहुत मेहनत कर रहा था और सभी को पसंद था। डिमोशन एक विकल्प था, जिससे वह कंपनी में रह सकता था, लेकिन इससे अन्य कर्मचारियों की राय पर भी असर पड़ सकता था। बिन ने सीईओ से पूछा कि उस कार्यकारी का इक्विटी पैकेज क्या था, जिससे सीईओ को ये समझ में आया कि डिमोशन के बाद उस कार्यकारी की स्थिति और उसके साथियों की प्रतिक्रिया कैसे होगी। ये स्थिति न केवल उस कार्यकारी के लिए बल्कि पूरे संगठन के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे कर्मचारियों के बीच असमानता और सम्मान का मुद्दा उठता है। बिन ने बताया कि जब एक उत्कृष्ट कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग करता है, तो यह एक गंभीर मामला होता है। कर्मचारी ने इस पर विचार किया होता है और संभवतः अन्य विकल्पों की तुलना की होती है। यदि सीईओ उस कर्मचारी को वेतन वृद्धि देता है, तो वह कर्मचारी खुश होगा, लेकिन ये स्थिति अन्य कर्मचारियों पर भी प्रभाव डाल सकती है। जो कर्मचारी वेतन वृद्धि के लिए नहीं गए, वे सोच सकते हैं कि उनकी मेहनत की सही तरीके से सराहना नहीं की जा रही है। इससे उनमें असंतोष पैदा हो सकता है और वे यह महसूस कर सकते हैं कि उन्हें भी वेतन वृद्धि के लिए मांग करनी चाहिए या फिर किसी ऐसी कंपनी में जाना चाहिए जो प्रदर्शन का सही मूल्यांकन करती हो। बिन ने ये भी बताया कि यदि सीईओ केवल उन कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देते हैं जो मांग करते हैं, तो यह एक गलत संदेश भेजता है। इससे कंपनी की संस्कृति प्रभावित होती है, क्योंकि अन्य कर्मचारी यह सोचने लगते हैं कि उन्हें भी मांग करनी चाहिए। इसलिए बिन ने सुझाव दिया कि वेतन वृद्धि के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया होनी चाहिए। ये प्रक्रिया सभी कर्मचारियों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने में मदद करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सभी को समान अवसर मिले। सीईओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नियमित रूप से कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करें और वेतन वृद्धि के लिए एक निर्धारित समय सीमा हो। इससे कर्मचारियों को ये स्पष्ट हो जाएगा कि वेतन वृद्धि की प्रक्रिया क्या है और उन्हें कब इसकी उम्मीद करनी चाहिए। बिन ने कहा कि जब वह सीईओ थे, तो उन्होंने इस प्रक्रिया को लागू किया था, जिससे कर्मचारियों के बीच स्पष्टता बनी रहती थी और असंतोष की संभावना कम हो जाती थी। बिन ने बताया कि जब एक कर्मचारी कंपनी छोड़ता है, तो उसे अपने स्टॉक ऑप्शंस को 90 दिनों के भीतर एक्सरसाइज करने की आवश्यकता होती है, जो अक्सर उसके लिए वित्तीय रूप से संभव नहीं होता। इससे कर्मचारी को एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसे या तो अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है और अपने निवेशित ऑप्शंस को खोना पड़ता है, या कंपनी में बने रहना पड़ता है, जो कि गलत कारणों से होता है। ये स्थिति विशेष रूप से तब खराब होती है जब कर्मचारी को निकाल दिया जाता है, क्योंकि तब वह अपने अधिकारों से वंचित हो जाता है। बिन ने एडी डी एंजेलो का सुझाव साझा किया, जिसमें कहा गया था कि स्टॉक ऑप्शंस को 10 वर्षों के लिए एक्सरसाइज करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह नीति सभी स्टार्टअप्स के लिए अपनाने योग्य होनी चाहिए। वर्तमान में सिलिकॉन वैली में स्टॉक ऑप्शन पैकेज का तरीका यह है कि यदि कोई कर्मचारी कंपनी छोड़ता है, तो उसे 90 दिनों के भीतर अपने स्टॉक को खरीदना होता है, अन्यथा वह उसे खो देता है। यह नियम पिछले 30 वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन बिन ने बताया कि 2004 में एक कानून के बदलाव के बाद इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। बिन ने ये भी बताया कि पहले स्टॉक ऑप्शंस के लिए 10 वर्षों की एक्सरसाइज अवधि देने से कंपनियों को सार्वजनिक होने में कठिनाई होती थी, क्योंकि इससे उनकी वित्तीय स्थिति पर अनिश्चितता बढ़ जाती थी। इसलिए कंपनियों ने 90 दिनों का नियम अपनाया। लेकिन अब ये नियम कर्मचारियों के लिए अनुचित हो सकता है, खासकर जब उन्हें निकाल दिया जाता है। कर्मचारियों की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें उनके काम का उचित मुआवजा मिले। यदि उन्हें ये पता नहीं होता कि उन्हें अपने स्टॉक के लिए इतनी बड़ी राशि की आवश्यकता होगी, तो यह उनके लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। इससे कंपनी की प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है
क्योंकि कर्मचारी अपनी नकारात्मक अनुभवों को दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। बिन ने बताया कि जब कोई कर्मचारी कंपनी छोड़ता है तो अन्य कर्मचारी ये सोचने लगते हैं कि क्या उन्हें भी छोड़ देना चाहिए। ये स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब कर्मचारी अपने स्टॉक ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं। कंपनियों में औसतन 10% कर्मचारी हर साल छोड़ते हैं और सिलिकॉन वैली में ये संख्या बढ़ती जा रही है। जब कोई कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ता है और उसके स्टॉक ऑप्शंस वापस कंपनी के पूल में लौट आते हैं तो यह उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो अभी भी कंपनी में है, क्योंकि इससे उनकी हिस्सेदारी में कमी आती है। बिन ने ये भी बताया कि स्टॉक होने का डर कर्मचारियों को कंपनी में बने रहने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन यह एक नकारात्मक कारण भी हो सकता है। यदि कोई कर्मचारी केवल इसलिए बना रहता है क्योंकि उसे अपने स्टॉक का डर है तो ये स्थिति कंपनी के लिए हानिकारक हो सकती है। एक लंबे समय तक के लिए स्टॉक ऑप्शंस का होना विशेष रूप से एक स्टार्टअप में मूल्यवान हो सकता है, लेकिन जो कर्मचारी बने रहते हैं उन्हें ये लाभ नहीं मिलता। बिन ने 2 वैकल्पिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। पहला, कर्मचारियों के साथ ईमानदारी से पेश आना और उन्हें ये बताना कि वे 10 वर्षों तक अपने स्टॉक का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, ये स्पष्ट करना कि कर्मचारियों को अपने स्टॉक के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी, जैसे कि उन्हें कंपनी में बने रहना होगा और कंपनी के सफल होने तक इंतजार करना होगा। बिन ने ये भी कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि कंपनियां अपने कर्मचारियों के दृष्टिकोण से सोचें, क्योंकि इससे कंपनी के परिणाम पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद उन्होंने एक ऐतिहासिक उदाहरण दिया जिसमें उन्होंने टूसेंट का उल्लेख किया, जो एक दास के रूप में पैदा हुए थे और जिनकी कहानी अत्यंत प्रेरणादायक है। टूसेंट का जन्म उस समय हुआ जब दास्ता की स्थिति बहुत भयानक थी, विशेष रूप से सेंटो डोमिंगो में। उन्होंने दास्ता के दौरान होने वाली क्रूरता का वर्णन किया, जिसमें शारीरिक यातनाएं और अमानवीय व्यवहार शामिल थे। इस प्रकार बिन ने ये स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की स्थिति और उनके अधिकारों को समझना और उनके प्रति संवेदनशील रहना आवश्यक है, ताकि कंपनी की संस्कृति और प्रदर्शन को बेहतर बनाया जा सके। टूसेंट की कहानी में उन्होंने दास्ता के भयानक अनुभवों से उभरते हुए एक स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित किया। उनका लक्ष्य दास्ता को समाप्त करना, देश पर नियंत्रण प्राप्त करना और हैती को एक विश्वस्तरीय देश बनाना था। उन्होंने अपने सैनिकों, दुश्मनों और संस्कृति के दृष्टिकोण से सोचते हुए युद्ध की रणनीतियां बनाई। जब उन्होंने स्थानीय लोगों और फिर स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस की सेनाओं को हराया तो उन्होंने अपने दुश्मनों के सैनिकों को अपने में शामिल किया, ताकि उनकी विशेषज्ञता और संस्कृति को अपने देश में लाया जा सके। टूसेंट ने ये भी समझा कि दास मालिकों के साथ क्या करना है। दासों के दृष्टिकोण से वे अपने मालिकों को मारने की इच्छा रखते थे, लेकिन टूसेंट ने एक अधिक जटिल दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने दास्ता समाप्त करने का निर्णय लिया, लेकिन दास मालिकों को उनकी भूमि रखने की अनुमति दी और उन्हें अपने श्रमिकों को भुगतान करने के लिए कहा। इसके लिए उन्होंने उनके करों को कम करने का प्रस्ताव रखा, ताकि अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा जा सके। टूसेंट की क्रांति मानवता के इतिहास में एकमात्र सफल दास क्रांति थी। उन्होंने न केवल दास्ता को समाप्त किया, बल्कि नेपोलियन को भी हराया और हैती की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। उनके नेतृत्व में हैती ने अमेरिका से अधिक निर्यात राजस्व प्राप्त किया। ये सब कुछ टूसेंट की दूरदर्शिता और संस्कृति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण संभव हुआ। टूसेंट की सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू ये था कि उन्होंने स्थिति को केवल अपने दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सभी संबंधित पक्षों के दृष्टिकोण से देखा। ये दृष्टिकोण न केवल एक सीईओ के लिए, बल्कि एक क्रांति के नेता के लिए भी चुनौतीपूर्ण होता है। एक सीईओ के रूप में सबसे कठिन चीजों में से एक ये है कि आपको अपने कर्मचारियों, भागीदारों और उन लोगों की आंखों से अपनी कंपनी को देखना होगा जो बातचीत में शामिल नहीं है। जब किसी को निकालने की बात आती है तो यह महत्वपूर्ण है कि आप ईमानदारी से बात करें। टूसेंट ने ये समझा कि जब आप किसी को निकालते हैं तो आपको उनकी गरिमा को बनाए रखना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि आप कंपनी के सामने उनकी विफलताओं का जिक्र करें। इसके बजाय आपको उनके काम के लिए धन्यवाद देना चाहिए और उन्हें ये बताना चाहिए कि वे आगे बढ़ रहे हैं। तनाव से निपटने के लिए टूसेंट ने अपने अनुभवों को साझा किया कि कैसे उन्होंने अपने ध्यान को उन चीजों पर केंद्रित किया जो वे कर सकते थे, न कि उन चीजों पर जो उनके साथ हुई थी। ये दृष्टिकोण उन्हें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता था। टूसेंट ने फ्रांसीसी जनरलों को अपने पक्ष में लाने के लिए एक अनूठा तरीका अपनाया। उन्होंने उन्हें यह आश्वासन दिया कि वे उन्हें नहीं मारेंगे, जो उनके लिए एक बड़ा झटका था। इसने उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया और वे टूसेंट के प्रति अधिक वफादार हो गए। उनकी रणनीति में ये भी शामिल था कि उन्होंने अपने विरोधियों को एक बेहतर रास्ता दिखाया।
एक नेता के रूप में यह आवश्यक है कि आप उन लोगों को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करें जो पहले आपके खिलाफ थे। टूसेंट की नेतृत्व क्षमता ने उन्हें विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों को एक साथ लाने में मदद की, जिससे उनकी सेना में विविधता आई। किसी को अपने पक्ष में लाना, चाहे वह प्रतिस्पर्धी हो या कोई अन्य, एक महत्वपूर्ण प्रबंधन कौशल है। ये व्यवसाय में भी लागू होता है, जहां आपको अपने प्रतिस्पर्धियों को अपने साथ लाने की आवश्यकता होती है, लेकिन ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि आप अनैतिक लोगों को शामिल न करें। इसके लिए आपकी कंपनी की संस्कृति और मिशन को ऊंचा उठाना आवश्यक है। बेन होरोविट्ज ने बताया कि उनकी फर्म एंडरसन होरोविट्ज ने एक ऐसी संस्कृति विकसित करने का प्रयास किया है जो उन्हें अन्य वेंचर कैपिटल फर्मों से अलग करती है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके सभी साझेदार पूर्व संस्थापक और सीईओ हैं, ताकि वे उद्यमियों को सही मार्गदर्शन दे सकें। एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब कोई कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग करता है, तो प्रबंधन के लिए ये कठिन होता है कि वे तुरंत प्रतिक्रिया दें। एक नेता के रूप में आपको खुद को रोकना चाहिए और स्थिति को सभी दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने उत्तर को सोच समझकर दें, क्योंकि कई बार तात्कालिक निर्णय बाद में बड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। बेन ने इस प्रक्रिया को किंची समस्या के रूप में वर्णित किया, जिसमें छोटी भावनात्मक समस्याएं समय के साथ बड़ी बन जाती हैं। उन्होंने अपने मित्र बिल कैंपबेल का उदाहरण दिया, जो इस कौशल में माहिर थे। वे कंपनी को कर्मचारियों की नजर से देखने में सक्षम थे, जो एक प्रभावी नेता बनने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार प्रबंधन में सहानुभूति और समझदारी का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।